जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं भारत इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और भारत इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमारी ये पूरी एक लेक्चर श्रृंखला है, जिसका आज का हमारा ये लेक्चर 30 है। इस 30वें नंबर के लेक्चर में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के बारे में। इसके पहले वाला जो लेक्चर था दोस्तों, लेक्चर नंबर 29, उसमें हमने इसी लेक्चर का पार्ट 1 कवर किया था। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित जो प्रारंभिक क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने वहां देखा था। और आज हम ये उसी लेक्चर का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें हम आगे के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जिससे हम लोगों का ये वाला जो एक सीन है वो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से भारत के अलग अलग राजवंशों को हराकर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की, उसका विस्तार किया था। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। लेकिन इस लेक्चर को देखते समय आपको जो महत्वपूर्ण काम करना होता है दोस्तों, वो ये है कि लेक्चर को ध्यान से सुनना है और लेक्चर देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बताए जाते हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से शॉर्ट नोट्स के रूप में, सिनॉप्सिस के तौर पे नोट कर सकें। और एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको इजीली कम समय में रिवीजन करने के दृष्टि से फायदेमंद होंगे ये नोट्स। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों, प्रिंसली स्टेट्स पर विचार कीजिए। भारत में ये रियासतें रही थी, यहाँ पर अलग राजा थे, तो इनके संदर्भ में हम लोगों को विचार करने को कहा गया है। और फिर जो नीचे कूट दिए गए हैं दोस्तों, उन कूट जो है उनके आधार पर हमको ये चीजें सुनना। अब देखिए कि जब हम इस प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पर झांसी की बात हो, संबलपुर की बात हो या सतारा की बात हो, ये तीनों के तीनों ऐसे स्टेट्स रहे दोस्तों जिन्होंने हड़प नीति जो है उसको स्वीकार किया था। ठीक है? और हड़प नीति को स्वीकार किया था, ये याद रखना है, जो कि लॉर्ड डलहौजी की नीति रही। ब्रिटिशर्स के साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से हम देखें दोस्तों, तो जो अंतिम इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही ब्रिटिश के साम्राज्य विस्तार की, वो हड़प नीति ही थी, जिसके माध्यम से बड़े स्तर पर अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो ये अंतिम बड़ी बहुत ज्यादा असरकारी जो नीति थी, हड़प नीति थी, जो डलहौजी लेकर आया था, और इसके तहत भारत के कई सारे राज्यों को हड़पा गया था। यहां पर अगर हम इन राज्यों के क्रम की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए यहां पर सतारा जो है वो 1848 के आसपास हड़पा गया था। ठीक है? 1848 के आसपास सतारा को हड़पा था। 1849 के आसपास देखें तो संबलपुर को हड़पा था, और 1853 के आसपास देखें तो इस समय इन्होंने झांसी को अपने ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। इसका मतलब तीसरा, दूसरा, पहला जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्र थे जिस पर हड़प नीति के माध्यम से हड़पने का काम किया गया था। अगर मैं उनकी बात करूं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि बघाट जो है, बघाट का क्षेत्र जो है वो 1850 में हड़प लिया गया था। उदयपुर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये 1852 में हड़प लिया गया था। अगर नागपुर की बात करें तो इसे 1854 में हड़प लिया गया था। करौली की बात करें दोस्तों, तो करौली का जो क्षेत्र है ये 1855 में हड़पा गया था। और अंत में बात करूं 1856 में अवध को हड़पा था। जब अवध को हड़पा गया था दोस्तों, तो वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब हुआ करते थे। अवध को हड़पा था, तो ये याद रखिएगा कि इसके लिए इनके पास कुछ आधार नहीं था, तो इन्होंने कुशासन के आरोप में अवध के क्षेत्र को हड़प लिया था। अब इन्होंने जब कुशासन के आरोप में दोस्तों अवध के क्षेत्र को हड़पा था, तो यहां पर अवध की जनता हो या फिर हम बात कर लें अवध के सैनिक हो, अवध की जनता प्लस अवध के जो सैनिक थे, इनमें व्यापक तौर पर असंतोष फैला था। और याद रखिए कि 1856 के बाद हम देखें तो 1857 में होती है क्रांति। इस क्रांति में जो अधिकतर सैनिक शामिल हुए थे वो अवध के सैनिक शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि अवध के साथ इस प्रकार की कहीं ना कहीं अन्याय की स्थिति हमें देखने को मिली थी, और इस स्थिति के कारण अवध के सैनिकों ने बढ़ चढ़कर 1857 की क्रांति में भाग लिया था। इसलिए 1857 की क्रांति को कुछ इतिहासकारों ने अवध की क्रांति या अवध को विद्रोह भी कहा था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? दोस्तों याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान को आधुनिक रीति से चलने वाला प्रेत कहा जाता था, और टीपू सुल्तान ही वो व्यक्ति था जिसने अलग अलग देशों में
अपने राजदूत भेजे थे। याद रखिएगा, अलग अलग देशों में अपने राजदूत भेजे थे। और ऐसा करने वाला टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान ने ऐसे देशों में अपने राजदूत जो स्थापित होते हैं वो दूतावास भी स्थापित किए थे। टीपू सुल्तान जो है दोस्तों वो 1800 हम बात करें टीपू सुल्तान के दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान 1782 में जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब चल रहा था, तो इस दौरान हैदर अली जो है इसकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के चलते। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो इस युद्ध के दौरान हैदर अली की जब मृत्यु हो गई तो 1782 में टीपू जो है वो सुल्तान बनता है। और जब टीपू सुल्तान बनता है दोस्तों तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 तक चलता है, उसको 1782 से 1784 तक कौन लेकर जाता है? टीपू सुल्तान लेकर जाता है, याद रखिएगा। और बाद में फिर संधि होती है मंगलौर की, जिससे इस युद्ध का अंत होता है। टीपू सुल्तान दोस्तों 1750 में आज के बेंगलोर के क्षेत्र में कर्नाटक में इसका जन्म हुआ था और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलते हैं, जिसमें से पहले और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रारंभ में हैदर अली राजा होता है मैसूर का, लेकिन यहाँ 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को टीपू सुल्तान आगे बढ़ाता है। और टीपू सुल्तान के समय तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में होता है और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और टीपू के लिए अपमानजनक संधि थी, जिसके तहत टीपू का आधा राज्य और उसके पुत्रों को लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों के अधीन ले गया। और 1799 में जब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर दिखाई पड़ता है और इस युद्ध के अंतर्गत जो टीपू सुल्तान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों टीपू सुल्तान के बारे में हमने यहाँ पर चीजें देखी। ध्यान रखिएगा कि आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला शासक मैसूर का टीपू सुल्तान रहा, जिसे आधुनिक रीति से चलने वाला प्रेत कहा गया। युद्ध प्रणाली में बहुत क्रांतिकारी बदलाव किए। यूरोपीय आधार पर कहीं ना कहीं फ्रांसीसियों के सहयोग से सेना का संगठन इसने किया। इसका फ्रांस के साथ बहुत अच्छा दोस्ताना संबंध था। फ्रांस के फेमस जैकोबियन क्लब की इसने सदस्यता ली थी। इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। श्रृंगेरी में जो शारदा देवी का मंदिर है उस मंदिर में मरम्मत के लिए पैसा दान दिया था टीपू सुल्तान ने। अरबी भाषा में महीनों के नाम शुरू करे थे टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के नाम से जाना गया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ओके, चलिए ये मैसूर के टीपू सुल्तान की बात की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ मुगल शासकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनको प्राप्त उपाधियां दी गई। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहां से एग्जाम में जरूर एक फैक्ट आना चाहिए या प्रश्न आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, एक तरफ मुगल शासकों के नाम दिए गए। अब ये मुगल शासक कौन है? तो देखिए 1526 में बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। बाबर के बाद यहाँ पर हुमायूं का शासन देखने को मिलता है। हुमायूं ने अपना जीवन निर्वासित शासक के तौर पर जिया। शेरशाह सूरी ने इसका जीना हराम कर रखा था। हुमायूं मरता है तो अकबर शासक बनता है। अकबर मरता है तो जहांगीर शासक बनता है और जहांगीर मरता है तो शाहजहां शासक बनता है और शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जब हम बाबर से लेके औरंगजेब तक के शासकों को देखते तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि मजबूत एक मुगल साम्राज्य चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी याद रखिएगा कि औरंगजेब जो इन सभी मुगल शासकों में सबसे शक्तिशाली मुगल शासक था, इसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में और इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन का दौर चालू होता है। हालांकि 1707 से लेकर हम अगर 1857 तक की बात करें, जब तक मुगल शासक का पद विद्यमान रहता है तब तक मुगल शासन चलता जरूर है, मतलब ये 150 सालों तक। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 150 सालों तक मुगल साम्राज्य था, लेकिन ये पतन का दौर था, यहां से आपकी समाप्ति हो रही थी।
यहाँ से इनका अंत हो रहा था। और जितने भी मुगल शासक यहाँ हुए सब या तो अयोग्य थे, या वो भोग विलासिता में जीवन जीने वाले थे, या वो अंग्रेजों के कठपुतली शासक के तौर पर रहे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने में उठाया और इनसे तरह तरह की छूट पाकर धीरे 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 भारत में अपने पैर मजबूत किए। बाद में इन मुगल साम्राज्य को ही हटाकर भारत के शासन के एकमात्र अधिकारी बन गए अंग्रेज। तो ये मुगल शासक जो थे ये कहीं ना कहीं पतन के लिए सबसे बड़ा कारण थे मुगलों के एक विस्तृत साम्राज्य का। इन मुगल शासकों में हम देखें दोस्तों तो इन मुगल शासकों को इनकी हरकतों के कारण, इनके उस समय की स्थिति के कारण अलग अलग उपाधियां अलग अलग लोगों के द्वारा दी गई थी। यहां हम बहादुर शाह प्रथम की बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया। अब ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष हुआ उसमें एक तरफ है दोस्तों मुअज्जम, एक तरफ है आजम और एक तरफ है कामबख्श। तो मुअज्जम, आजम, कामबख्श जो हैं इनके बीच में युद्ध छिड़ा उत्तराधिकार का। इसमें जो मुअज्जम है ये इस युद्ध को जीत गया। जब ये इस युद्ध को जीत गया तो अगला मुगल बादशाह जो बनता है वो मुअज्जम बनता है। मुअज्जम औरंगजेब के बाद मुगलों का बादशाह बनता और ये उपाधि धारण करता बहादुर शाह प्रथम की। जब मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता तो इसके सामने कई सारी समस्याएं थी। मराठों की समस्या थी, सिखों की समस्या थी, राजपूतों की समस्या थी। जो लोगों की समस्या को ये बातचीत करके सॉल्व कर सकता था वो उसने सॉल्व किया। और कहीं ना कहीं उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इसने संधि भी की। जैसे सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनको 7,000 का मनसब प्रदान करके सिखों की समस्या का समाधान किया। साहू जी को कैद से छोड़कर ताराबाई के साथ युद्ध में लड़वा दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पर मराठों की समस्या को साइड किया। तो इस प्रकार से इसने कुछ बेहतर काम करने के प्रयास किए। और 1707 से लेकर 1712 तक लगभग 4 से 5 साल तक ये शासन करता है, जिसमें ये कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य को मजबूती देने का काम करता है। लेकिन इसे इतिहासकारों ने शाह ए बेखबर की उपाधि दी, क्योंकि इसको बहुत सारी चीजों की तो खबर ही नहीं होती थी कि हमारे क्षेत्र में, रियासत में, राज्य में कौन कौन से षड्यंत्र या किस प्रकार की चीजें हो रही थी। ऐसे में इसको शाह ए बेखबर कहा गया। अब अगली बात आती है दोस्तों फर्रुखशियर की। तो यहां याद रखिएगा जब बहादुर शाह प्रथम जो है, ये बहादुर शाह प्रथम 1712 में खत्म हो जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद राज्य स्थापित होता है जहांदार शाह का। जहांदार शाह जो होता है वो बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम के बाद इसके पुत्रों में भी उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसमें अजीमुशान, बोल सकते हैं कि इसमें रफीउशान, जहान शाह और जहांदार शाह, 4 बेटे थे। ठीक है, इन चारों बेटों में ध्यान रखिएगा जो जहांदार शाह था ये उत्तराधिकार के युद्ध को जीत गया। जब ये उत्तराधिकार को युद्ध को जीत गया तो इसने लंबे समय तक शासन किया। और वो हम बोल सकते हैं कि जो लंबे समय तक शासन किया उसमें इसने अलग अलग प्रकार से अपनी व्यवस्था को चलाने की कोशिश की। ठीक है, और इसको इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। किसको? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाल कुंवर नामक वैश्या के चंगुल में भी फंस गया था। तो लाल कुंवर नामक वैश्या से संबंधों को लेकर कौन सा शासक मुगलों का जाना गया था? जहांदार शाह, जो बहादुर शाह के बाद गद्दी पर बैठा। अब होता यह है कि जो बहादुर शाह है दोस्तों, ये बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह गद्दी पर तो बैठा, लेकिन जहांदार शाह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। जहांदार शाह ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। और यहाँ पर जहांदार शाह के भाइयों में हम देखते हैं अजीमुशान। जहांदार शाह के भाइयों में हम किसको देख रहे थे दोस्तों? अजीमुशान। ये अजीमुशान जो था इसका पुत्र था फर्रुखशियर। इसका पुत्र था फर्रुखशियर और इस फर्रुखशियर ने मौका पाया। इस फर्रुखशियर ने मौका पाया और मौका पाके फर्रुखशियर ने जहांदार शाह की जगह पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो यहां पर आपको जहांदार शाह जो है उसके बाद फर्रुखशियर जैसा शासक दिखाई पड़ता है। और ये फर्रुखशियर जो है दोस्तों, इसने 1713 से लेके 1719 तक मुगल के शासक के तौर पर काम किया और इसे उपाधि दी गई थी घृणित कायर की। तो इतिहास में घृणित कायर फर्रुखशियर को कहा गया, जिसने जहांदार शाह के बाद 1713 से
1719 तक शासन किया था। फर्रुखशियर ही वो व्यक्ति था जिसने 1717 में, याद रखिएगा कि अगर हम बात करें 1717 में एक बोल सकते हैं कि मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला एक आदेश पत्र अंग्रेजों को दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के सर्जन ने इसके फोड़े का इलाज कर दिया था। और ये फरमान जो था 1717 का, ये भारत की गुलामी का बहुत बड़ा कारण साबित हुआ था, ध्यान रखेंगे। लेकिन फर्रुखशियर को घृणित कायर कहा गया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये फर्रुखशियर जो था ये सैयद बंधु की सहायता से राजा बना था। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं की सहायता से राजा बना था। और सैयद बंधु में दो व्यक्ति थे दोस्तों, एक का नाम था अब्दुल्ला और एक का नाम था हुसैन। तो हुसैन और अब्दुल्ला नामक सैयद बंधु जो हिंदुस्तानी दल के नेता थे, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी दल के नेता थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला और हुसैन। इनकी सहायता से ही फर्रुखशियर ने बोल सकते हैं कि अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और जब इस फर्रुखशियर ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो बाद में लोगों ने इसको भड़काया सैयद बंधु के खिलाफ। तो फर्रुखशियर ने सैयद बंधु के खिलाफ ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। ऐसे में बोल सकते हैं कि जो मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके साथ संधि करके कहीं ना कहीं फर्रुखशियर को समाप्त कर दिया गया। अब फर्रुखशियर को मार दिया गया तो उसकी जगह पर रफीउद्दर्जात को शासक बनाया गया। रफीउद्दर्जात की मृत्यु हो गई कुछ ही दिनों में, तो रफीउद्दौला को शासक बनाया गया। जब इसकी भी मृत्यु हो गई तो फिर जाकर रोशन अख्तर, ये रोशन अख्तर जो है इसे सैयद बंधुओं ने शासक बनाया। और यही रोशन अख्तर जो है वो मोहम्मद शाह के नाम से जाना गया। मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, जिसने 1719 से 1748 तक मुगल शासक के तौर पर काम किया। ये जो मोहम्मद शाह था दोस्तों, इसे रंगीला की उपाधि दी गई थी। क्यों? क्योंकि इसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत पसंद थी, अय्याश किस्म का व्यक्ति था, इसलिए इसको रंगीला कहा गया। ये मोहम्मद शाह रंगीला वही है जिसके समय पर बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण करके मराठा पताका लहराई थी लगभग 1737 में। ये वही मुगल शासक मोहम्मद शाह है जिसके समय मुगल शासक में अलग अलग स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई और इसका विखंडन हुआ। ये वही मोहम्मद शाह है दोस्तों जिसके समय 1739 में नादिर शाह का आक्रमण दिल्ली पे हुआ, जो तख्ते ताऊ समेत कोहिनूर हीरा को आक्रमण करके ले गया और लाखों लोगों का कत्लेआम किया था। यह वही मोहम्मद शाह रंगीला है दोस्तों जिसके समय 1748 में नादिर शाह के दामाद और भतीजे अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी भारत पर होता है। ये वही मोहम्मद शाह रंगीला है दोस्तों जो तख्ते ताऊस पर अंतिम बार बैठने वाले सुल्तान के तौर पर जाना गया है। ये सब फैक्ट इसके बारे में जान करिएगा। अच्छा, मोहम्मद शाह के बाद अगर देखें दोस्तों तो अन्य शासक होते हैं जिसमें अकबर द्वितीय इंपॉर्टेंट शासक हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों 1837 के बाद से लेकर 1857 के बीच में शासक होता है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह दोस्तों जो था इसको शायरी लिखने का बड़ा शौक था और ये जफर नाम से शायरी लिखता था, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर कहा गया। ये वही बहादुर शाह है दोस्तों द्वितीय जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से आप जानते हैं, जिसके दरबार में जिसके समय मिर्जा गालिब जो महान शायर रहे हैं वो मौजूद थे। ये अंतिम मुगल सम्राट के नाम से भी जाना गया जिसको 1857 की क्रांति के समय पर क्रांति का नेता बनाया गया था और अंत में इसे पकड़कर रंगून में बर्मा में भेज दिया गया जहां 1862 में काला पानी की सजा काटते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर ये हम लोगों ने मुगलों के इन शासकों की ना केवल उपाधियों को समझा बल्कि हम लोगों ने इस चीज को भी देखा कि इनके समय क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो याद रखिएगा जहांदार शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना था। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि जुल्फिकार खां जो थे वो एक प्रकार से गुट के नेता थे और इन्होंने कहीं ना कहीं जहांदार शाह को मुगल सिंहासन पर बैठने के लिए सहायता की थी। बहादुर शाह प्रथम जो था दोस्तों ये मरा, तो इसके बाद जो दोस्तों है वो याद रखिएगा अजीमुशान, जहान शान और जहांदार शाह और रफीउशान, इन लोगों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध चल गया। अजीमुशान, रफीउशान, जहानशान, जहांदार शाह, इनके बीच में क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा जिसमें जहांदार शाह जो था वो जुल्फिकार की खां की सहायता से गद्दी प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाता है, लेकिन सैयद बंधु की सहायता से फर्रुखशियर जो होता है वो गद्दी प्राप्त कर लेता है।
सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो याद रखेंगे सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता ली थी और बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखशियर की हत्या कर दी थी, उसको गद्दी से हटा दिया था। फर्रुखशियर की जगह पर सैयद बंधुओं ने रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बिठाया था। जो बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु के बीच में यहाँ पर संधि हुई थी, उस संधि में उन्होंने नाम एक तरफ साहू जी का दिया था और दूसरी तरफ रफीउद्दर्जात का दिया था, क्योंकि अगला सुल्तान किसको बनाया गया था? रफीउद्दर्जात को। रफीउद्दर्जात की जब मृत्यु हो गई तो सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को शासक बनाया। रफीउद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनाया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था? फर्रुखशियर को बनाया, इसके बाद रफीउद्दर्जात को बनाया, ये मर गया तो रफीउद्दौला को बनाया, फिर अंत में रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह की उपाधि देकर गद्दी पर बिठाया था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा कि ईरान का नेपोलियन जो है दोस्तों नादिर शाह को कहा गया। जब मोहम्मद शाह रंगीला जो है दोस्तों ये मुगल सम्राट था, तो उस समय 1739 के आसपास नादिर शाह ने भारत पर, दिल्ली पर आक्रमण किया, बहुत बड़ी लूट की, मंदिरों को तोड़ा, औरतों के साथ बलात्कार किया और कई लाख लोगों को मार कर गया था नादिर शाह। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये तख्ते ताऊस जो सिंहासन 1 करोड़ की लागत से शाहजहां ने बनवाया था, जिसको मयूर सिंहासन भी कहा गया है, उसको ही अपने साथ लेकर चला गया था। अंतिम शासक जो तख्ते ताऊस पर बैठा था वो इस समय मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और सैयद बंधुओं ने जब अलग अलग मुगल राजा बनाए तो इनको नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि किंग मेकर के नाम से या नृप निर्माता के तौर पर इस समय कौन जाना गया, तो सैयद बंधुओं को कहा गया था। और यहाँ पर नादिर शाह आक्रमण करने वाला व्यक्ति था। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण लगभग 1748 के आसपास देखने को मिलता है, जब मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो मुगल बादशाह था। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीवन में भारत पर लगभग 7 बार आक्रमण किया था। इनमें से लगभग 3 बार आक्रमण उसने शाह आलम द्वितीय के समय किया था। शाह आलम द्वितीय का नाम दोस्तों अली गौहर था और यह मुगल सम्राट बना। इसके समय सबसे ज्यादा बार आप अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो शेर है ये बहादुर शाह द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने लिखा था, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम समय इसका जो गुजरता है दोस्तों, वो जेल में रंगून में काला पानी की सजा काटते हुए निकलता है, उस समय इसने ये शायरी कही है। अगले इसमें देखिए सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। यहाँ पर सूची 1 में जब देखेंगे तो आपको राज्य दिए हैं, सूची 2 में दिए हैं उनसे संबंधित प्रमुख सूबेदार या शासक। बंगाल की हम बात करें दोस्तों, तो बंगाल जो है वो 1713 में मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में आगे आता है और लगभग 1722 तक इसे एक स्वतंत्र शासक के तौर पर मुर्शिद कुली खां दिखाई पड़ता है। ठीक है। फर्रुखाबाद की बात करो दोस्तों तो मोहम्मद खां बंगस 1714 के आसपास। कर्नाटक की बात करें तो 1720 में शहादतुल्लाह खां के द्वारा, और अवध की बात करें तो 1722 में शहादत खां या बुरहानमुल के समय स्वतंत्र होते दिखाई पड़ता है। ये मतलब इस समय यहाँ के हेड बने थे, धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ काम किया और इसका एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की थी, ध्यान रखना। ठीक है। फिर देखिए सूची को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ राज्य दिए गए, एक तरफ उनके प्रधान दिए गए हैं। हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना 1724 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय चिंगलीज खां या निजामुल मुल्क ने की थी। इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है। रोहिलखंड 1727 में अली मोहम्मद खां के द्वारा। भरतपुर में जाट समुदाय चल रहा था, 1740 में जाटों का बदन सिंह के द्वारा अलग साम्राज्य बनाया गया। और मैसूर 1761 में हैदर अली के नेतृत्व में आता है। इन सब के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन किया, तो यहाँ पर हम केवल इनका सन याद रखें और ये किसके नेतृत्व में अलग हुए थे ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? दोस्तों याद रखिएगा, नवाब वजीर जो है वो अवध के नवाबों को कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? दोस्तों तो चूड़ामन जाट जो है वो जब जाटों का उत्तराधिकारी बनता था, इसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के तौर पर स्थापित किया था। और याद रखिएगा जाट बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं।
जब जाटों की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना होती है दोस्तों, तो इन्होंने लगातार औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किए थे, ध्यान रखना, और औरंगजेब को इन्होंने बड़ा परेशान किया था। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा गया है दोस्तों? तो सूरजमल, सूरजमल जो है दोस्तों, इसे जाटों का अफलातून कहा गया है और इसे जाट समुदाय का प्लेटो भी कहा गया है। वो विद्वान व्यक्ति था सूरजमल, ये याद रखिएगा। किसे मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो ध्यान रखिएगा कि 1713 के आसपास से हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां जो है, मुर्शिद कुली खां जो है वो बंगाल में मौजूद है। आगे जाकर ये बंगाल के एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना करता है और मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाया। बंगाल जहां पहले एक बीमारू और कहीं जाना न जाने वाला राज्य था, वहीं मुर्शिद कुली खां ने वहां इतना व्यापक परिवर्तन कर दिया कि बंगाल जो है दोस्तों वो सबसे संपन्न प्रांतों में जाना जाने लगा, जहां पर अंग्रेजों की गिद्ध की दृष्टि पड़ती है। और ये भी याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने यहां पर अधिकार करके इसे कामधेनु गाय का नाम भी दिया। क्यों? क्योंकि यहां से वो इतना धन प्राप्त करते थे जितना वो चाहते थे, जिसके आधार पर उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और इसको अपनी राजधानी के तौर पर स्थापित किया था। हालांकि जब मीर कासिम नवाब बनता है बंगाल का लगभग 1762 में, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपनी राजधानी ले जाता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो अंग्रेजों से बंगाल को मुक्त कराना चाहता था और इसके लिए उसने फ्रांसीसी की सहायता से सेना का गठन भी किया था और कहीं ना कहीं उसी सेना के बल पर अंग्रेजों को हराने की एक षड्यंत्र रच रहा था, जिसका पता अंग्रेजों को जैसे पता चला तो अंग्रेजों ने क्या किया, मीर कासिम के खिलाफ अभियान कर दिया और मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया। तो उस समय कहीं ना कहीं जो है मुर्शिदाबाद से राजधानी जो है वो मुंगेर लेकर गया था मीर कासिम, लेकिन जिस मंशा से वो कर रहा था काम, वो मंशा पूरी नहीं हो चुकी। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना जो थी इनकी, उसको हरा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? दोनों के बीच में विवाद हुआ, विवाद का कारण क्या था उसको जनरली हम लोगों को देखना है। जनरली क्या है, मेन जो कारण था शुरू से आखिरी तक जो बंगाल के नवाबों और अंग्रेजों के बीच में लगा रहा दोस्तों, वो था 1717 का फरमान। 1717 का जो फरमान था दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंपनी अपने हिसाब से समझ रही थी और ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कर्मचारी भी उस फरमान का यूज कर रहे थे और जनरली वो कंपनी के लिए दिया गया फरमान था, उसके कर्मचारियों के लिए उसके तहत फ्री ट्रेड की सुविधा नहीं थी। जो फरमान दिया था फर्रुखशहर ने 1717 में, वो कहीं ना कहीं इन्हें पूरब के क्षेत्र से फ्री ट्रेड की कहीं ना कहीं इजाजत देता था, जिसमें 3000 रुपए वार्षिक इनको कर देना था। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि उसमें जो व्यवस्था की गई थी वो कंपनी के लोगों के लिए की गई थी, उसके कर्मचारियों के लिए नहीं की गई थी। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, सैनिक थे, वो भी भारत से क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। जब वो भी भारत से व्यापार कर रहे थे तो उनको भारत के राजा जो थे बंगाल के, उनको राजस्व देना चाहिए था, मतलब मुर्शिद कुली खां को वो राजस्व देंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि वो राजस्व देने से बच रहे थे। मुर्शिद कुली खां ने कहा कि भाई हमें तो राजस्व की हानि हो रही है। तो ऐसे में मुर्शिद कुली खां ने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या को बताया और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बताया, जिसके कारण मुर्शिद कुली खां के समय से इनका विवाद चल रहा था। लेकिन मुर्शिद कुली खां एक योग्य सेनापति था, प्रधान व्यक्ति था, उसके अंदर वीरता साहस के गुण मौजूद थे, जिसके बल पर उसने अंग्रेजों को उस समय तक रोके रखा। मुर्शिद कुली खां के बाद नवाब बने, लेकिन इंपॉर्टेंट नवाब बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने भी दोस्तों लंबे समय तक अपने पावर के बल पर, कूटनीति के बल पर अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को किलेबंदी करने और आदि चीजों से रोक रखा था। लेकिन जैसे अलीवर्दी खां की मृत्यु होती है और सिराजुद्दौला सुल्तान बनता है बंगाल में, तो कहीं ना कहीं उसके बाद स्थिति बदल जाती है, जिसको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की थी, जिसे यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की तो वह मधुमक्खी को काट काट के मार डालेगी। ये कथन जो है दोस्तों वो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का है। अलीवर्दी खां के काल को बंगाल का स्वर्ण युग कहा गया था। अलीवर्दी खां के समय बंगाल ने बहुत ज्यादा तरक्की की थी। जिस तरक्की की नींव मुर्शिद कुली खां रखता है, उस तरक्की को आगे बढ़ाने का काम अलीवर्दी खां करता है। और अलीवर्दी खां ने न केवल बंगाल की
एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया, उसके स्वर्ण युग तक लेकर गया वो। लेकिन इसने अंग्रेजों को भी यहाँ पर कंट्रोल करके रखा था और फ्रांसीसी शक्ति को भी इधर क्षेत्र में कंट्रोल करके रखा था, सबको नियंत्रित करके आगे चल रहा था। तो ये अलीवर्दी खां की नीति थी। लेकिन जब अलीवर्दी खां मृत्यु के शैया पर था, मरने वाला था, तो मृत्यु के समय उसने कहा कि उसका उत्तराधिकारी जो होगा दोस्तों, वो उत्तराधिकारी घोषित किया उसने अपने पुत्री के पुत्र को इसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, अर्थात किसको? सिराजुद्दौला को। अब जब सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी घोषित किया तो सिराजुद्दौला को मरते समय अलीवर्दी खान ने नसीहत देते हुए कहा था कि बेटा, जो अंग्रेज हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के समान हैं, अगर इसे छेड़ेंगे नहीं तो ये शहद देंगे, और छेड़ देंगे तो आपको ये काट काट के मार डालेगी। मतलब विभिन्न भारत में जो विभिन्न अलग अलग हम बोल सकते हैं कि विदेशी शक्तियां थी, उसमें सबसे पहले अलीवर्दी खां अगर किसी को खत्म करने का बोलता था तो अंग्रेजों को बोलता था, और सबसे पहले किसी पर नियंत्रण करने की बात करता था तो अंग्रेजों की करता था। इसका मतलब यह है कि सबसे खतरनाक अगर अलीवर्दी खां की नजर में पहले से ही कोई था तो वह अंग्रेजी थे, जिसको लेकर उनकी नीति स्पष्ट थी और उन्होंने कभी उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो सिराजुद्दौला की कुछ आक्रामक कार्यवाहियों ने, कुछ लापरवाहियों ने, कमियों ने अंग्रेजों को इस बात का कहीं ना कहीं वजह दे दी और उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया प्लासी के युद्ध में, अलीवर्दी खां प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर। तो सिराजुद्दौला के बाद कहीं ना कहीं हमें समस्या दिखाई पड़ती है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। मतलब ये वो समय था कि जब फोर्ट विलियम अंग्रेजों का जो है वो मौजूद था, चंद्रनगर की बस्ती भी मौजूद थी, तो यहाँ पर जो इनके किले थे ना, इन्होंने कहा कि हम उन किलों की किलेबंदी कर लेते हैं, सब तरफ से बाड़ लगा देते हैं, दीवार बना देते हैं। उसका इन्होंने सोचा, जब इन्होंने उसका सोचा तो यहाँ पर समझने वाली बात थी कि ये किलाबंदी करने लगे, तो यहाँ पर अलीवर्दी खान ने हस्तक्षेप किया। अलीवर्दी खान कहता है कि देखिए तुम किलेबंदी क्यों कर रहे हो, तुमको किले की क्या जरूरत है, तुम भारत में व्यापार करने की कंपनी हो ना, तो तुम व्यापार करो, अगर तुम्हारे व्यापार में कोई समस्या आ रही तो मैं बैठा हूं ना नवाब, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा अलीवर्दी खान ने कहा था। तो अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों को सीमित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। मतलब क्या कि उसने कहा कि मैं बंगाल से तो अंग्रेजों को बाहर कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजों की जो शक्ति थी वो समुद्र में थी। सबसे शक्तिशाली नौसेना अगर उस समय किसी की थी तो वो अंग्रेजों की थी। तो ऐसे में अंग्रेज जो होंगे वो समुद्र में पावरफुल हैं, वो वहां पर युद्ध करने लगेंगे। तो उन्होंने अलीवर्दी खान ने ये कहा था कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं अपनी भारत की भूमि से, बंगाल की भूमि से अंग्रेजों को हटा सकता हूं, और बंगाल की भूमि से अंग्रेजों को हटा सकता हूं। ये किसका मानना था? ये मानना था अलीवर्दी खान का। लेकिन उसने कहा था कि मैं भूमि से तो इनको भगा दूंगा, परंतु ये समुद्र में आग लगाने के जैसा होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी कि तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। देखिए क्या है, यहां पर सीधा कहा गया कि एक तरफ आपको भारत में तीन इंपॉर्टेंट शक्ति उस समय दिख रही थी, एक तरफ तो ब्रिटिश थे, एक तरफ फ्रांसीसी थे और एक तरफ डच थे। तो इन्होंने कहा कि ये तीनों शक्तियां जो है इनको एक साथ निर्बल करने के बारे में मत सोचना, एक बार इन पर ध्यान देना, फिर इन पर ध्यान देना, फिर इन पर ध्यान देना, अलग अलग करके करना। और तीनों में अगर सबसे खतरनाक है तो वो कौन है? अंग्रेज है, ठीक है। तो सबसे पहले किसका अंत करना? अंग्रेजों का अंत करना। बाकी के लोग आपको कष्ट नहीं देंगे, अगर आपने अंग्रेजों को नष्ट कर दिया तो बाकी के लोग पहले ही सीमित रहेंगे। तो ऐसे में यह भी अलीवर्दी खान ने कहा था कि किस प्रकार से हमें विदेशी शक्तियों के साथ अपना एक संपर्क रखना है या उनके खिलाफ एक्शन लेना है। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे? अब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण क्या थे उनको समझना है। लेकिन याद रखिए 1756 का वो समय था जब सिराज जो है वो नवाब के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। कहां का नवाब? ये बंगाल का नवाब बनता है। अब याद रखिए ये भी कि सिराजुद्दौला जो है वो अलीवर्दी खान जो बंगाल का सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट नवाब माना गया, अलीवर्दी खान जो था उसकी पुत्री का पुत्र था। अब उसकी पुत्री का पुत्र था और उसको इसने क्या किया? अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो जैसे अलीवर्दी खान को उत्तराधिकारी, अलीवर्दी खान ने सिराजुद्दौला को उत्तराधिकारी बनाया, उस समय
कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो चुकी थी। कई सारे लोग थे जो अपने आप को नवाब के तौर पर देखते थे, अपना फायदा देखते थे, उनको प्रॉब्लम हो चुकी थी, मतलब विरोध कहीं ना कहीं उठ चुका था। और वहां पर सिराजुद्दौला ने जब नवाब बना तो सिराज की जो नीतियां रहीं, सिराज की जो नीतियां रही दोस्तों, उन नीतियों को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। सिराज की जो नीतियां थी उससे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हुए। नीतियां गलत नहीं थी, नीतियां फायदेमंद थी, लेकिन जो भ्रष्ट लोग थे, जो अपने हितों को साधना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि सिराज उनके हितों के अनुसार नीतियां बनाए, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हुई। और इन सभी लोगों ने मिलकर सिराज के विरोध में एक गुट बना रखा था और वो सोच रहे थे कि कैसे हम सिराज को नवाब के पद से हटा दें। लेकिन यहां पर जैसे ही सिराज को ये कर रहे थे तो ये अंदरूनी एक व्यवस्था देखने को मिल रही थी। सिराज जो था वो अंग्रेजों को भी कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अंग्रेज उस समय गड़बड़ कर रहे थे। तो अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में विवाद होने के कारण सामने आए क्या कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी करना। दोस्तों याद रखिएगा कि अंग्रेज जो थे वो कलकत्ते की किलेबंदी कर रहे थे। अब वो कलकत्ते की किलेबंदी तो अलीवर्दी खां के समय से ही कर रहे थे, लेकिन अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो ठीक है, एक नवाब गया जो कंट्रोल करके रखा था, अब हम कर सकते हैं। तो सेम वही चीज, जब अलीवर्दी खां ने इनको रोक रखा था तो सिराजुद्दौला ने कहा कि तुम किलेबंदी नहीं करोगे, वो बोले नहीं करेंगे, सिराज बोलता नहीं करोगे, इसके कारण दोनों में विवाद हो गया। दूसरी बात है कि अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग करना, 1717 में जो फरमान मिला था उस फरमान का दुरुपयोग अंग्रेज लगातार करते जा रहे थे। और सिराजुद्दौला बोल रहा देखिए दुरुपयोग मत करिए, हमें राजस्व में हानि होती है इसके कारण, और आप एक व्यापारी कंपनी है तो व्यापार के तौर पर काम करिए। व्यापारी कंपनी क्यों इंटरफेयर कर रही है दूसरे क्षेत्रों में, दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं आप दस्तक का, जिससे हमको राजस्व की हानि हो रही है। तो दूसरा मुद्दा ये बना। तीसरी बात बोले भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना, यह भी कारण बना कि तुम क्यों इसको शरण दिए हुए हो। इसके आधार पर कहीं ना कहीं तीनों कारण थे, ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीनों कारण थे जिसके आधार पर सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच में विवाद उत्पन्न, और विवाद जब उत्पन्न हुआ तो 1756 में कासिम बाजार नामक एक जगह है, यहां पर अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, इस पर सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया। अब अंग्रेजों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया सिराज। अब यहां से कहीं ना कहीं संधि होती है, जो संधि होती है अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि का मतलब दोस्तों याद रखिएगा, अलीनगर जो है कलकत्ता को कुछ समय के लिए कहा जाता था, तो अलीनगर और कलकत्ता एक ही बात है, उस समय कलकत्ता को अलीनगर कहा गया था। तो अलीनगर की संधि हुई, बाद में इस संधि का उल्लंघन अंग्रेजों ने किया तो सिराजुद्दौला को फिर गुस्सा आया कि तुमने संधि का उल्लंघन किया है। अब जब अलीनगर की संधि का उल्लंघन हुआ और सिराजुद्दौला को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, फोर्ट विलियम जो है इस पर कब्जा कर लिया। और फोर्ट विलियम पर जब कब्जा किया सिराजुद्दौला ने तो अंग्रेजों को उसने वहां से भगा दिया, और अंग्रेज जाते हैं फुल्टा द्वीप मद्रास के पास में शरण ले लेते हैं, वहां से ब्रिटिश सहायता बुलवाते हैं, और कहीं ना कहीं लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सहायता मिलती भी है, जो बाद में फोर्ट विलियम कलकत्ता पर दोबारा से अधिकार कर लेती है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम पर कब्जा किया। यहां पर जो लोग थे उसमें आपको एक व्यक्ति दिखता है कैप्टन ड्रैग, और एक था हॉलवेल के साथ में टोटल कुल जो है वो 146 लोगों को सिराजुद्दौला पकड़ लेता है। जिस घटना को आप हॉलवेल के शब्दों में देख रहे हैं, ये घटना जो है इसको लेकर प्रमाणिकता का कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉलवेल के शब्दों में कहा गया कि 146 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और इन 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। 21 जून 1756 को जब दरवाजा खोला गया तो केवल 23 ही जिंदा बचे थे, लगभग 123 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को बोला गया ब्लैक होल की घटना। अब ये ब्लैक होल की घटना और कहीं ना कहीं ये सारी चीज देखने को मिली, जिसके बाद क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल पर, कलकत्ता पर दोबारा से आक्रमण होता अंग्रेजों का, इस पर कब्जा कर लेते हैं। यहां पर सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम को जीतने के बाद अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद में जाके जश्न मना रहा होता है कि जीत गए, अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेज यहां पर वापस फोर्ट विलियम को जीत लेते हैं, और यहां से युद्ध की घोषणा होती है। 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह पर युद्ध होता है, लेकिन ये विरोधी गुट वाले जो लोग थे, जिसमें मीर जाफर सेनापति भी शामिल था, इन गुटों को क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिया, और बाद में केवल नाम का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, और अंत होता है सिराजुद्दौला के साथ कि वो हार जाता है, और यहां से बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है। और भारत की कहीं ना कहीं दास्ता का जो दौर था उसकी भी यहां से नींव रख दी जाती है बंगाल की विजय के साथ। जिस विजय का निर्णय यहां पर होता है प्लासी में, वो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर के युद्ध में अंतिम मुहर पाता है और भारत अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, तो ये विवाद के मुद्दे थे। जो विवाद बढ़ा वो प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के परिणाम स्वरूप देखने को मिला था, ये ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, सूची 1 सूची 2 में है। यहां पर एक तरफ सिराजुद्दौला की कार्यवाही दी गई है, दूसरी तरफ उसके समय दिया गया है। तो पहला कि कलकत्ता में सिराजुद्दौला का अधिकार कब हुआ, किस समय हुआ। कालकोठरी की त्रासदी कब हुई, 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी, 1757 को हुई थी। अलीनगर मतलब कलकत्ता। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ये वो घटना है जो मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताई थी, उसकी तारीख के साथ आप यहां पर इसको नोट कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया क्योंकि। देखिए, सिराजुद्दौला नवाब था, इसको खत्म किया। मीर जाफर जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, उसको इनाम के तौर पर क्या किया, नवाब बना दिया गया। अब इसको नवाब तो बनाया, लेकिन इसे संधि की थी कि आप हमें हजराना देंगे, नजराना देंगे, पैसा देते रहेंगे साल भर, ये सब चीजें हुई। लेकिन बाद में जब मीर जाफर को लगा कि यार अंग्रेजों का पेट नहीं, कोटे का भी भराने नहीं वाला और मैं इसको भर भी नहीं सकता, तो इसने अंग्रेजों को पैसा देने से ऐतराज जताया। तो इन्होंने इसको नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम कौन है, वो मीर जाफर का दामाद है। अब मीर कासिम को जब नवाब बनाया तो ये समय था 1760 का। मीर कासिम नवाब बन गया, ये युवा था, समझदार था। इसने क्या किया कि नवाबगिरी करते करते अंग्रेजों का साथ भी दिया और पर्दे के पीछे एक फ्रांसीसियों की सहायता से सेना गठित करता चला गया और सेना गठित करके अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी कर रहा था। अंग्रेजों को जैसे इसकी सूचना का पता चला, इसको नवाब के पद से हटाया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। अब मीर जाफर फिर उनकी शर्तों की पूर्ति कर रहा है और मीर कासिम जो है वो पहुंच जाता है कहां, अवध के नवाब से मिलकर, शाह आलम II जो है इससे मिलकर तैयारी करता है। 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध, हेक्टर मुनरो की अंग्रेजी सेना ने इन तीनों के त्रिगुट को हरा दिया और भारत अंग्रेजों के कहीं न कहीं कब्जे में जाने की तरफ बढ़ गया। लेकिन यहां पर मीर कासिम जब अंग्रेजों के खिलाफ प्लानिंग कर रहा था तो उसने फ्रांसीसियों की सहायता से सेना का गठन करना शुरू किया, चुपके चुपके। तो उसने एक कदम और उठाया था, मुर्शिदाबाद से राजधानी स्थानांतरण करके वो मुंगेर ले गया। अब मुंगेर क्यों ले गया, कारण देखिए, मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप ना हो। क्यों भैया, सेना गठित करूंगा तो राजकोष पर अपना नियंत्रण होना चाहिए ना। तो राजधानी भी बदली और राजधानी के साथ राजकोष का भी स्थानांतरण किया और चुपके चुपके अंग्रेजों के खिलाफ तैयारी की। एक कारण हो गया। बंगाल के गवर्नर बेंसीटाट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। मुंगेर के रमणीक वातावरण से वो बहुत प्रभावित था। इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर होगा, बाकी और कोई उत्तर सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि मीर कासिम अंग्रेजों से बचकर अपनी तैयारी के लिए राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया और राजकोष भी ले गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 कहता है कि बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उनसे शारीरिक यातना देते हैं। ये किसने कहा, ये मीर कासिम ने कहा था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने कंपनी के गवर्नर बेंसीटाट को लिखा था कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो इसको रोकना आपको चाहिए। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म करके एक असाधारण कदम उठाया था, वो मीर कासिम था दोस्तों। मीर कासिम 1760 में नवाब बनाया जाता है। 1760 में नवाब बनाया जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ अपनी एक साइड में रहकर तैयारी करता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज को समझिए कि जब मीर कासिम की तैयारी हो रही थी तो इसने अंग्रेजों से पंगा लेना शुरू किया और पंगा लेना शुरू किया तो उसने कहा कि अंग्रेज आपके जो कर्मचारी हैं कंपनी के, वो क्या कर रहे हैं, 1717 के फरमान का दुरुपयोग कर रहे हैं, दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा कर रहे हैं तो क्या करें, तो बोले इसके कारण हमें हो रहा है राजस्व का हानि, और राजस्व का हानि भी हो रहा है और तुमको हम हर साल हजराना भी दे रहे हैं, पैसे के तौर पर नजराना भी दे रहे हैं। तो एक तरफ तुमको वो पैसा दें, वो भी चाहिए, दूसरी तरफ तुम यहां पर भी चोरी कर लो, इससे राजस्व की हानि हो रही है, तो प्लीज अपने लोगों को ऐसा करने से रोकिए। लेटर लिखा था गवर्नर को कंपनी के, लेकिन उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो यहां पर मीर कासिम ने अलग कदम उठाया। उसने कदम उठाया कि देखिए कि यहां पर फ्री ट्रेड की स्थिति थी, अब उनको टैक्स फ्री व्यापार कर रहे थे। तो एक तरफ देखिए कि जो अंग्रेज व्यापारी थे
इनके लिए मुक्त व्यवस्था है, बिना किसी रोक टोक, बिना चुंगी के मुक्त व्यवस्था है, तो इनका जो सामान होगा वो कैसा हो जाएगा, सस्ता। जब इनका सामान सस्ता होगा तो बिकेगा ज्यादा, और बिकेगा ज्यादा तो इनको होएगा फायदा ज्यादा, और अगर इनको फायदा ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ देखिए जो भारतीय वस्तु है वो नहीं बिकेगी। क्यों नहीं बिकेगी भारतीय वस्तु? वो इसलिए नहीं बिकेगी क्योंकि इसको तो क्या देना पड़ रहा है, टैक्स। इसका सामान हो गया कैसा, महंगा, हाथ से बना हुआ, और महंगा सामान, सस्ता सामान मशीन से बना हुआ फिनिशिंग के साथ होता था, तो ये कम बिका। अब यहां पर स्थिति ये आ गई थी कि भारत के उद्योग नष्ट होने की तरफ थे, भारत के उद्योग नष्ट होने की तरफ थे, और ये कहीं ना कहीं समस्या में आए। तो इसने क्या किया, 2 वर्षों के लिए इन पर से भी टैक्स हटा दिया। ये तो देते ही नहीं थे, इन पर से भी हटा दिया, तो सभी के लिए व्यवस्था कैसी हो गई, समान। यहां पर भारतीयों की वस्तु भी सस्ती हो गई, भारतीय की वस्तु ज्यादा बिकने लगी, अंग्रेजों की वस्तु कम बिकने लगी, क्योंकि भारतीय की वस्तु भी अब सस्ती होती थी और हाथ से बनी होती थी, तो बेटर क्वालिटी की होती थी। तो ऐसे में इनकी वस्तु जब कम बिकी तो इनको होने लगा घाटा या फायदे में कमी। इस वजह से यहां पर अंग्रेजों ने मीर कासिम को कहीं ना कहीं धमकाया, उसके खिलाफ कदम भी उठाया था। तो इतना असाधारण कदम उठाने वाला कोई अगर बंगाल का नवाब बना था दोस्तों, तो वो बना था मीर कासिम, जिसने सभी के लिए समान व्यवस्था कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब तक पढ़िए मैं पानी पी लेता हूं। प्रश्न नंबर 26 कहता है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को किस संदर्भ में हुई थी, या इसके क्या कथन थे, उस पर विचार कीजिए। देखिए, बक्सर का युद्ध जब खत्म हुआ तो बक्सर के बाद इलाहाबाद की 2 संधि हुई। इलाहाबाद की कितनी संधि हुई, 2 संधि हुई थी। एक संधि में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय है और दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, लॉर्ड क्लाइव है, और दूसरी संधि में एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला है। तो एक इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है दूसरी वाली, और पहली वाली जो संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच होती है। अब जो ये संधि हुई थी 1765 में, जिसको इलाहाबाद की पहली संधि कहते हैं, उसमें क्या हुआ था, शाह आलम द्वितीय को कड़ावा इलाहाबाद के जिले दे दिए गए। याद रखिए, शाह आलम द्वितीय को कड़ावा इलाहाबाद के जिले दे दिए गए, बिल्कुल सही है। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली। मतलब ये 26 लाख रुपए किसकी शुरू हो गई, पेंशन शुरू हो गई, ये शाह आलम द्वितीय की हो गई। मतलब यहां से शाह आलम द्वितीय जो है, इसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलने लगी, जिस पर ये अंग्रेजों के अधीन रहकर काम करने लगा। और शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए थे। तो कौन सी संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले थे, तो वो थी इलाहाबाद की संधि पहली वाली 12 अगस्त 1765 में, जो शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुई थी। 26 लाख रुपए पेंशन पर रहने लगा था शाह आलम द्वितीय। हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई थी, ये भी सही है। तो इलाहाबाद की पहली संधि के तहत ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को किनके बीच में हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, ये शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। शुजाउद्दौला यहां पर कौन है, शुजाउद्दौला यहां पर अवध का नवाब है, और कहीं ना कहीं संधि के बाद, अवध के साथ ये संधि के बाद पश्चिम की तरफ भारत में विस्तार करने का रास्ता अंग्रेजों को खुल गया था। तो कहीं ना कहीं बक्सर के युद्ध का सबसे इंपॉर्टेंट महत्व क्या था, बक्सर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय रहा वो ये था कि यहां एक तरफ शुजाउद्दौला अवध का नवाब, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह और मीर कासिम का त्रिगुट हारा। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना जीती। अंग्रेजों को सबसे बड़ा फायदा यह था कि अवध एक उपजाऊ क्षेत्र था, जहां पर बेहतर कृषि उत्पादन होता था, बहुत ज्यादा राजस्व, बहुत ज्यादा अनाज चीजों की यहां से भंडार भर सकते थे अंग्रेजों का। और अगर पश्चिम की तरफ उन्हें भारत में साम्राज्य विस्तार करना है अलग अलग क्षेत्रों में, तो अवध का जीत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि खर्च चाहिए, पैसा ज्यादा चाहिए होगा। तो अवध उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ
बक्सर के युद्ध के बाद, और यहाँ सुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में ये संधि होती है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ याद रखिए ये संधि जो हुई थी इसमें कंपनी जो है उसने अवध की सुरक्षा के खर्च के बदले अंग्रेजी सेना, मतलब ये बोल सकते हैं कि अवध जो है में अंग्रेजी सेना रख दी, अंग्रेजी सेना, अवध में अंग्रेजी सेना रखी, मतलब अवध की सेना समाप्त हो गई। अब अवध का सेल्फ ताकत नहीं बची थी, उसकी सेना खत्म कर दी गई। दूसरी बात थी कि 50 लाख रुपए अवध के नवाब से कंपनी ने हर्जाने के तौर पर लिया था, और कहीं ना कहीं कर मुक्त व्यवस्था जो है वो अवध में चालू कर दी गई थी। ये दूसरी संधि इलाहाबाद की जो हुई थी उसका कारण या उसके कुछ ना कुछ तथ्य थे। प्रश्न नंबर 28 है कर्नल क्लाइव का गधा या सियार, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? याद रखिए मीर जाफर, मीर जाफर कठपुतली शासक था, बंगाल में नवाब बनाया गया था। ये वही करता था शुरू में जो क्लाइव कह देता था, तो क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा मीर जाफर को दी गई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है? मुबारक उद्दौला जो है इसको भूसे से भरे एक बैताल के तौर पर उल्लेखित किया था कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने। कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट थी दोस्तों वो 1774 में स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी, और इसमें एलिजा इम्पे जो रहे वो मुख्य न्यायाधीश थे। हाइड, लिमेस्टर, चेम्बर्स अन्य न्यायाधीश के तौर पर थे। तो इसके न्यायाधीश ने मुबारक उद्दौला को भूसे से भरे एक बैताल के तौर पर उल्लेखित किया है। प्रश्न नंबर 30 है कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब चाहे तब हाथ डाल दो। ये किसके लिए कहा गया था? याद रखिए मीर जाफर के लिए कहा गया था कि मीर जाफर जो है सोने की थैली, उसे जितना चाहे उतना पैसा आप ले सकते हैं, क्योंकि मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया था। अगला प्रश्न, किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो आर्काट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ये हैदर अली ने घोषणा की थी। हैदर अली का अंग्रेजों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था। हैदर अली अंग्रेजों के ऊपर प्रारंभ में बहुत भारी था। प्रारंभ में आपको बोल सकते हैं कि जो संधियां देखने को मिली थी, मंगलौर की संधि और मद्रास की संधि, कहीं ना कहीं संधियों में आप देखेंगे कि हैदर अली का पलड़ा, मैसूर का पलड़ा भारी था। तो हैदर अली कहता है कि पहले तो मैंने आरकाट से बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं इन्हें भारत से बाहर कर दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से 1782 में बीमारी से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूची 2 है, एक सूची में युद्ध दिए हैं मैसूर के, दूसरी सूची में उस समय के जनरल दिए गए हैं। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था दोस्तों, उस समय जनरल स्मिथ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, जब आयरकुट जनरल था। पोर्टोनोवा का युद्ध में हैदर अली को इसने हरा दिया था। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मेजर मेडोज था, और चौथे युद्ध के समय पर जनरल स्टुअर्ट था। ये जनरल के नाम भी याद रख लीजिएगा जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन युद्ध के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, तो आपके शॉर्ट नोट में होगा, तो उस सिनॉप्सिस में जाकर इसको अपडेट कर दीजिए ताकि एग्जाम में आपको एक और बेहतर नोट तैयार हो जाए। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 में हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाला मद्रास का गवर्नर का नाम क्या था? लॉर्ड मैकेरिन इस समय मद्रास का गवर्नर था। अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसके तहत टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया देने पड़े थे युद्ध क्षति के तौर पर। ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, यहाँ पर ब्रिटिश सेना रखा गई थी। अपने दोनों बेटों को बंधक स्वरूप कॉर्नवालिस के पास टीपू से रखा था, और इन दोनों को गोलियां मार दी थी कॉर्नवालिस ने टीपू की आंखों के सामने, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी की सभी चीजें याद रखें। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा सही है, ये गलत था, ये गलत है। पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही होगा, तो ये आपका उत्तर होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? फ्रांस के साथ किया था, अरब के साथ किया था, अफगानिस्तान के साथ किया था, मॉरिशस के साथ किया था, तुर्की के साथ किया था। इन सभी देशों में अपने राजदूत भेजे और दूतावास स्थापित किया था अंग्रेजों। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर का, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, बिल्कुल किया था, जिसमें अरबी में महीनों के नाम लिखे गए थे।
टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली शुरू की थी, ये भी सही है। टीपू ने माप तोल के लिए नए पैमानों को अपनाया था, ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की, इसकी सदस्यता ली थी। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, ये भी सही है। और नागरिक टीपू की उपाधि भी धारण की थी, ये भी सही है। चारों के चारों सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, बिल्कुल हो गई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों पर अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही था। वाडियर राजवंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि ला दी गई, ये भी सही है। सबके सब सही आएंगे। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? ये टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं भारत के क्षेत्र में अंग्रेजों को तो खत्म कर दूंगा, लेकिन अंग्रेज समुद्र से एक के बाद एक आते जाते हैं, तो समुद्र नहीं सुखा सकता। अगर समुद्र सुखा सकता तो अंग्रेज भारत में नहीं आते। अंग्रेजों को भारत में देखूंगा तो कितने लोग हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, और आ जाते हैं, तो उसको नहीं खत्म किया जा सकता, ऐसा टीपू सुल्तान ने कहा था। किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी कि भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जिया जाए? ये टीपू सुल्तान ने कहा था। किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल किया था? तो दशांश धार्मिक कर वसूल करने का काम और साधु वेश त्याग कर राष्ट्रीय वस्त्र पहनने का काम 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। किस सिख गुरु ने कहा था सरदाद सिरे नदाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ये तेग बहादुर जी ने कहा था। उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, औरंगजेब ने इनका सिर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाएं, दशम ग्रंथ लिखा था, चंडी चरित्र लिखा था, विचित्र नाटक लिखा था, जफरनामा फारसी में लिखा था, सभी के सभी ग्रंथ हैं। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप प्राप्त हुई थी? याद रखिएगा, अमृतसर की विजय जब की थी उस विजय के दौरान जो रणजीत सिंह है उसको जमजमा नामक तोप मिली थी, और ये पंजाब और की राजधानी कहीं ना कहीं इस पर जीत थी। भंगी मिसल जो थी उस पर विजय प्राप्त की थी और अमृतसर जीत लिया था। सुमिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ संधि दी गई, एक तरफ उस समय के वायसराय गवर्नर जनरल दिए गए हैं। अमृतसर की संधि 1809 लॉर्ड मिंटो था। रोपड़ की संधि 1831 विलियम बेंटिक था। त्रिपक्षीय संधि 1836 लॉर्ड ऑकलैंड था। याद रखिए ये महाराजा रणजीत सिंह के युद्धों की संधियां हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में पंजाब राज्य का शासक कौन था? दिलीप सिंह था। दिलीप सिंह को हराने के बाद द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पूरी तरीके से 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के पास कहां भेज दिया गया था? लंदन में। प्रश्न नंबर 46 है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संधि दी गई, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। ये संधि है जो सिख साम्राज्य से संबंधित है। लाहौर की संधि 1846 में हुई थी। भैरवल की संधि 1846 में हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय 1849 में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में 1843 में हुआ था और इस समय लॉर्ड एलनबरो यहां पर आपको गवर्नर जनरल के तौर पर दिखते हैं। लॉर्ड एलनबरो वही हैं जिन्होंने दास प्रथा को पूर्णतः से समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी की सहायक संधि स्वीकार की? बिल्कुल सही। सहायक संधि सबसे पहले डुप्ले ने शुरू किया था और भारत में वेलेजली के समय पर वो बहुत ज्यादा प्रयोग की गई और इस संधि के तहत संबंधित राज्य को अपने यहां पर अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी रखना पड़ती थी और वो अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी पूरी तरीके से धीरे धीरे करके उस राज्य की सैनिक शक्ति को खत्म कर कर उसको पूरी तरीके से अंग्रेजी सेना पर निर्भर बना देती थी और अंततः उस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाता था। ये कथन जो है वो कार्ल मार्क्स ने कहा था, ध्यान रखेंगे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? डुप्ले था। डुप्ले 1731 में चंद्रनगर के गवर्नर के तौर पर भारत में आया था। 1741 में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनता है और 1754 तक पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल के तौर पर काम करता है। बाद में इसे बुला लिया गया फ्रांस की सरकार के द्वारा और इसकी जगह पर गोडेयू को भेजा गया, जिसके बाद से भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन और समाप्ति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुछ घटनाएं दी गई, दूसरी तरफ उससे संबंधित व्यक्तियों को दिया गया है, गवर्नर जनरल्स को दिया गया है।
पिंडारियों का दमन, दोस्तों पिंडारियों का दमन लगभग 1816-17 के समय देखने को मिलता है। पिंडारी मराठों को एक शाखा बताती थी और ये लुटेरों की एक व्यवस्था थी जो जगह जगह जाकर लोगों को लूटकर एक तरीके से सहायता का काम करते थे। तो पिंडारियों का अंतिम रूप से दमन का काम जो है लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ था 1817 से 1818। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां पर लॉर्ड हेस्टिंग आ गया है। आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ है? ये हुआ है 1816-17 या 18 तक कौन होता है? पिंडारियों का दमन होता है। और 1824 से 26 तक होता है आंग्ल बर्मा युद्ध। किसके समय? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। ठगों का दमन किसने किया था? 1830 में कर्नल स्लीमेन जो है इनकी सहायता से विलियम बेंटिक ने किया था। और मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय आया था, जिसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख घटनाएं दी गई, उससे संबंधित प्रमुख गवर्नर जनरल या वायसराय दिए गए हैं। समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त करने वाला चार्ल्स मैकटॉफ था। याद रखिएगा दोस्तों, लगभग हम बात करें कि भारत में समाचार पत्र जो थे उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, खासकर भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर। तो चार्ल्स मैकटॉफ जो था दोस्तों, उसने 1835 से लेकर 1836 के बीच में 1835 से लेकर 1836 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद ये गवर्नर जनरल के तौर पर आया और इसने प्रेस के प्रति उदार नीति अपनाई और इसने प्रेस पर जो भी प्रतिबंध उसको खत्म किया। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के नाम पर जाना जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय हुआ था दोस्तों? तो आंग्ल अफगान युद्ध लगभग 1839 में ऑकलैंड के समय हुआ था। तो 1839 में ऑकलैंड के समय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। और ये आंग्ल अफगान युद्ध जो ऑकलैंड के समय हुआ, ये ऑकलैंड वही व्यक्ति था जिसने जीटी रोड जो है उसकी मरम्मत करवाई थी और शेरशाह सूरी मार्ग को, सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रक रोड नाम दिया था 1839 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसका समय हुआ था दोस्तों? तो आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845-46 में होता। कब हुआ था? 1845-46 में हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां पर याद रखिएगा कि 1845-46 में बात करूं यहां पर, तो आपको देखने को मिलेगा लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी जो है उसने इसका प्रस्ताव, जो इसका फॉर्मेट होता है, इसका प्रारूप जो होता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का, ये लॉर्ड डलहौजी के समय तैयार हुआ था। और ये अधिनियम पास कब हुआ था? 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास कैनिंग के समय हुआ, लेकिन इसका मसौदा तैयार हुआ था जो वो डलहौजी के समय ही तैयार हो गया था। डलहौजी हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध रहा। भारत में रेल इसी के समय आई थी, डाक व्यवस्था भारत में इसी के समय आई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट कई सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जो मुगल साम्राज्य के पतन के समय जो शासक रहे उन पर भी आधारित थे, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर भी आधारित थे, गवर्नर जनरल से संबंधित हम लोगों ने चीजों को देखा। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको आप लोगों को बहुत आराम से बेहतर तरीके से सुनकर अच्छे से इसके नोट्स बनाना है। इस लेक्चर से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।